स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे महिलाओं और दलितों की जिंदगी जो ब्रिटिश कालीन समाज में, भारतीय समाज में फैली हुई थी और किस तरह से उनके जीवन को बदलने की कोशिश की जो उस टाइम पढ़े लिखे व्यक्ति थे उनके द्वारा। तो ये पढ़ेंगे वर्किंग टुवर्ड चेंज, मतलब फ्रॉम द अर्ली 19th century we find debates and discussion about social customs and practice taking on a new character. One important reason for this was the development of new form of communication. और ये भी है कि उस टाइम क्या है, किताबें आ गई थी और सोशल कस्टम्स में जो गवर्नमेंट थी वो हस्तक्षेप कर रही थी। न्यूज़पेपर, बुक्स के द्वारा लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से कानून बना रही है सरकार और भारतीय समाज में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस चीज को बहुत अच्छा माना, कुछ लोग ऐसे थे कि इन्होंने समझा कि नहीं, ये हमारे सोशल कस्टम्स में हस्तक्षेप कर रहे हैं और इस तरह से हस्तक्षेप करना सही नहीं है। These were far cheaper and more accessible than the manuscript that you have read out in class 7th। और जो ये न्यूज़पेपर, बुक्स, प्रिंटिंग का जमाना आ गया था, किताबें छपने लगी थी, कम्युनिकेशन के नए साधन आ गए थे, नई नई मैगजीन, बुक्स में लोग जो है पैम्फलेट के द्वारा जो नए नए विचार हैं वो ला रहे थे। और मैन्युस्क्रिप्ट की बजाय मैन्युस्क्रिप्ट मैंने वो चीजें होती हैं जो हाथ से लिखी जाती हैं, प्रिंटिंग के जो पेज हैं वो बड़े सस्ते होते थे और आम आदमी की पहुंच के अंदर थे, मतलब एक साधारण व्यक्ति भी पढ़ सकता था। पहले ये धर्म कर्म की चीज जो हेड होता समाज का या रिलीजियस हेड होता, वही बताता लोगों को आपको ये करना चाहिए, इस धर्म के अनुसार ये रहना चाहिए। बट अब आम लोग भी, साधारण लोग जो उनके कहे अनुसार अपने सोशल और रिलीजियस कस्टम फॉलो करते थे, अब उनको महसूस हुआ कि नहीं भाई, एक आम साधारण व्यक्ति भी इन पर अपनी राय रखने लगा। एंड मैनी ऑफ देम कुड ऑल्सो राइट एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज इन देयर ओन लैंग्वेज। और बहुत सारे तो ऐसे हुए कि उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज में अपने आइडियाज भी पेश किए कि ये सही है या गलत है। ऑल काइंड ऑफ इशू, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस, और सभी पर बातें होने लगी, चाहे वो सोशल थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस, could now be debated and discussed by men and sometime by women as also। मैन वुमेन सारे इन पर क्या करते थे, डिबेट करते थे इन न्यू सिटीज, नए नए शहरों में। द डिस्कशन कुड रीच आउट टू द वाइडर पब्लिक एंड कुड बिकम लिंक टू मूवमेंट फॉर सोशल चेंज। और क्या था कि जो डिस्कशन थी वो न केवल छोटे से ग्रुप पढ़े लिखे में या शहरों में थी, बल्कि आम साधारण व्यक्ति जो दूर सुदूर गांव में रहता था उस तक भी ये सोशल चेंज जो है वो पहुंच रहे थे। These debate often initially by Indian reformer and reforms group। और ये जो चीजें थी वो ज्यादातर किसकी फैलाई थी उस टाइम, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, जिसे बोलते हैं समाज सुधारक, ठीक है, उनके द्वारा। और इनमें से एक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने अपने घर में अपनी भाभी को जलते हुए देखा था। 1772 में इसका जन्म हुआ, 1833 में इनकी डेथ हुई। और उन्होंने एक संस्था स्थापित की कि भाई जो भी इस सती प्रथा जैसी बुरी बीमारी से पीड़ित हैं वो जागरूक हो जाएं, उनको शिक्षा दी गई, लोग उनसे जुड़े। और इस मिशन का नाम था ब्रह्म समाज। ब्रह्मो समाज भी कहते हैं क्योंकि बंगाली थे, तो इस वजह से थोड़ी हिंदी में ब्रह्म को ब्रह्मो बोल दिया जाता है। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई। पीपल सच एज राजा राम मोहन राय आर डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्म्स बिकॉज दे फेल्ट दैट चेंज वर इंक्रीजिंग इन सोसाइटी। जो राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक थे वो इन चीजों को इसलिए डिफाइन कर रहे थे, इसलिए बता रहे थे क्योंकि उनको पता चल गया था कि आधुनिक समाज में, सोसाइटी में चेंज बहुत जरूरी है और ये अन्याय होता आ रहा है सदियों से किसी एक जेंडर पर, किसी एक जाति पर, तो ये दूर होना चाहिए। दे थॉट दैट द बेस्ट वे टू इंश्योर, देखो ये इंग्लिश के भी पढ़े लिखे थे तो इक्वालिटी के सिद्धांत से बड़े प्रभावित थे। उस टाइम यूरोप में इक्वालिटी की विचारधारा बड़ी फैली हुई थी। फ्रांस में क्रांति हुई थी
और 1789 में, जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का नारा दिया गया। इंग्लैंड में सरकार जो है रिफॉर्म्स के द्वारा राजाओं का जो रूल है उसको बाइंड कर रही थी, उनकी पावर को कमजोर करके चुने हुए जनता के प्रतिनिधि उनके हाथों में शासन सौंप रही थी। तो इस वजह से क्या था, चारों ओर यूरोपियन कंट्रीज में इक्वालिटी, समानता का बोलबाला था कि कोई व्यक्ति नीचा या ऊंचा नहीं है। ऐसी बात नहीं कि यूरोपियन कंट्री भेदभाव के शिकार नहीं थे, वहां भी ऊंच नीच का बहुत ज्यादा भेदभाव था। तो इस तरह से वहां की सरकारें ये कोशिश कर रही थी। तो भारतीय जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने भी चाहा कि भारतीय सोसाइटी में भी इक्वालिटी, फ्रीडम जैसी विचारधाराएं आए, जिसमें हर व्यक्ति समान हो, किसी पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना हो, अत्याचार ना किया जाए, दमन ना किया जाए, उन्हें किसी चीज से रोका ना जाए। They thought that the best way to ensure such change was by persuading people to give up old practices and adopt a new way of life। और इसका एक सबसे बढ़िया साधन ये था कि लोग हैं जो पुरानी कस्टम्स को छोड़ दें। और छोड़ने का ये मतलब है अगर उनके पीछे लॉजिक नहीं है, सती प्रथा के पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों मारा जाता है, इस तरह की प्रैक्टिस नहीं अपनानी चाहिए, इस तरह की कस्टम नहीं अपनानी चाहिए और एक नया लाइफ शुरू करनी चाहिए। जैसे एक तरह की प्रैक्टिस थी, सती जैसी प्रथा थी, वो तो थी हुक स्विमिंग। मतलब किसी देवता विशेष को प्रसन्न करने के लिए जो लोग हैं वो ये लटका हुआ आदमी है, ये क्या करते थे कि बहुत सारे उसकी खाल में हुक डाल दिया जाता, दूसरा व्यक्ति उसे पुल करता, ये पुल करने लगा हुआ है, और इस तरह से क्या पाप मतलब तारने की कोशिश की जाती है किस तरह से। और ये एक कस्टम थे भारतीय सोसाइटी में जिसका अंग्रेज ऑफिसर बार्बरिक मानते थे जिसको, और जिसको ये चाहते थे कि कानून के द्वारा ये खत्म हो। मतलब इंडियन सोसाइटी में ये बहुत बुरी बात है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे थे जो सती प्रथा को एडवोकेट करते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो इसके अपोनेंट थे। ओके, उसके बाद आप दिखाई दे रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती गुजराती थे और ये ब्राह्मण थे। और जब इन्होंने देखा कि शिव जी की मूर्ति पर भी चूहा चढ़ा हुआ है तो इनका जो मूर्ति पूजा से विश्वास उठ गया और भारतीय समाज में एक क्रांति लाने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। दूसरी बात, इसकी एक बड़ा एफर्ट्स ये रहा कि उस टाइम हिंदू धर्म पर बहुत अटैक हो रहे थे। मतलब अटैक का मतलब होता है हिंदू धर्म के लोग अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों को अपना रहे थे, और ये किसी धर्म की कमजोर होती है कि कमजोर हो गया ये धर्म और दूसरा धर्म अपना ले। तो आर्य समाज ने ये काम किया कि अटैक पहले करो किसी भी धर्म पे आप, ताकि उसे ही बचाने की अपनी नौबत आ जाए। आप बचाव में नहीं बल्कि अटैक में विश्वास करो। आर्य समाज की संस्थाएं बहुत जगह इन्होंने खोली, लड़कियों के लिए स्कूल खोले। आपने एंग्लो इंडियन या जो डीएवी स्कूल्स हैं वो भी सरस्वती दयानंद ने ही खोले थे। फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर, एक रिफॉर्मर हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जब ब्रह्म समाज के एक्टिव मेंबर रहे वो, और ब्रह्म समाज में जब राजा राम मोहन राय की डेथ हुई तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, और रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्र नाथ टैगोर जो हैं उसके आगे ले जाने वाले उसके सिद्धांतों को बने। और इन्होंने भी एशियन टेक्स्ट्स पढ़ के, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ पढ़कर ये अनुमान लगाया कि जो विधवा होना और विधवा को रीमैरिज की जा सकती है। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि विधवा मैरिज कर सकती है दोबारा से। ही सजेशन वाज अडॉप्ट बाय ब्रिटिश ऑफिशियल, और यही विचार जब उन्होंने रखे तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उन्होंने उनकी बातें मानी और उन्होंने एक एक्ट पास किया, एक कानून पास किया कि विडो भी रीमैरिज का अधिकार रखती है, और कानूनी रूप से अगर कोई विडो मैरिज करना चाहती है दोबारा से और अगर उसे रोका जाता है तो वो कानूनी अपराध होगा। दोज हु वर अगेंस्ट द रीमैरिज ऑफ विडो अपोज्ड विद्यासागर, जो विडो के मैरिज के खिलाफ थे। देखो उस समय सोसाइटी कोई भी इस चीज के लिए तैयार नहीं होगी। जब विडो मैरिज के उस टाइम सोसाइटी तैयार नहीं होती, क्यों? क्योंकि उस टाइम इस सोसाइटी में एक स्टेबलिश नियम था या कई सालों से ये प्रक्रिया चल रही थी, तो एकदम किसी भी रूढ़ी को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है।
एंड इवन बायकॉट हिम, और उनका बायकॉट भी कर दिया गया, मतलब उनको कहा गया कि ये बिल्कुल गलत चीजें कर रहे हैं समाज में। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century द मूवमेंट ऑफ फेवर ऑफ विडो रीमैरिज स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। और 1850 के आसपास विडो रीमैरिज को लेकर सारे भारत में, सारे देश में ये बात फैली। और तेलुगु स्पीकिंग, जो आज का आंध्रा और तेलंगाना है, मद्रास प्रेसिडेंसी में वीर सैलिंगम पंतुलु वो उन्होंने एक एसोसिएशन स्थापित की, वीर सैलिंगम पंतुलु ने, कि विडो रीमैरिज कर सकती हैं और हम करवाएंगे अगर कोई करना चाहती है। अराउंड द सेम एसोसिएशन सेम टाइम यंग इंटेलेक्चुअल एंड रिफॉर्मर्स इन बम्बई में भी एक बुद्धिमानों का एक समूह था, उन्होंने भी इस काम के लिए, विडो रीमैरिज के लिए बहुत आगे एफर्ट्स किए। उसके बाद नॉर्थ में स्वामी दयानंद, देखो उनकी जन्मभूमि गुजरात रही है, लेकिन उन्होंने अपना काम राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बहुत लाहौर, इनमें फैलाया था। काफ़ी आर्य समाज का, जैसे हरियाणा में भी बहुत है, पंजाब में भी डीएवी संस्थाएं हैं। राजस्थान के राजाओं को इन्होंने का हृदय परिवर्तन करने की इन्होंने कोशिश की। हु फाउंडेड द रिफॉर्म्स एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज। और इस तरह के समाज सुधारने के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जिसमें पुराने जो एशियंट वैदिक युग के हमारे संस्कार थे कि प्रकृति पूजा करनी है, मूर्ति पूजा नहीं करनी है, औरतों को समान अधिकार देना है, इस तरह की उन्होंने नियम बनाए। 10 रूल हैं आर्य समाज के। आल्सो सपोर्ट विडो रीमैरिज, येट द नंबर ऑफ विडो हु एक्चुअली रीमैरिड रिमेन्ड लो। और देखो इतना होने के बावजूद भी विडो में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मतलब रीमैरिज कर सके। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और ये की थी बम्बई में, ये भी याद रखना, इसमें दे नहीं रखा, बम्बई में की थी। इसके बावजूद भी ऐसी बहुत सारी कम औरतें थी जिन्होंने रीमैरिज की हो। दोज हु मैरिड वर नॉट इजीली एक्सेप्टेड इन सोसाइटी एंड कंजर्वेटिव ग्रुप कंटिन्यू टू अपोज द न्यू लॉ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूढ़िवादी कंजर्वेटिव लोग वो होते हैं जो पुराने रूढ़ियों को लेकर चलते हैं। बहुत सारे कंजर्वेटिव लोग वो थे जो नए कानूनों को अपोज कर रहे थे, क्योंकि कानून तो 1856 में ही बन गया। देखो कानून बनने से कभी समाज बदलता नहीं है, समाज बदलता है अवेकनिंग से, समाज बदलता है जागरूकता से। जब उस कानून के लिए जागरूकता पैदा हो जाती है लोगों में, तब समाज बदलता है। जैसे हमारे देश में इंटरकास्ट मैरिज परमिशन है भाई, लेकिन आज तक भी मतलब इतनी चेतना नहीं आई है समाज में, या समाज एक्सेप्ट नहीं करता कि कोई इंटरकास्ट मैरिज मतलब इतनी आसानी से नहीं होती भारत में। उसके बाद है गर्ल बिगेन टू स्कूल, और इस तरह लड़कियां स्कूल में जाने लगी। पहले तो लड़कियों को परमिशन ही नहीं थी, बस कुछ घरों की बेटियां जो बड़े बड़े जमींदारों की होती थी वो जाती थी। लेकिन अब मैनी ऑफ द रिफॉर्मर फेल्ट दैट एजुकेशन फॉर गर्ल्स वाज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वोमेन। और वोमेन की कंडीशन खराब इसलिए थी क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं थी, वो इकोनॉमिक रूप से हेल्पफुल नहीं थी, अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थी, ठीक है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं थी। तो जो सोशल रिफॉर्मर चाह रहे थे कि वुमेन्स की कंडीशन तभी ठीक होगी जब वो अपनी स्थिति के प्रति जागरूक होंगी, एजुकेटेड होंगी और उन्हें बदलने की कोशिश करेंगी। ओके, तो इसके लिए फिर कॉलेज स्कूल्स खुलने लगे बेटियों के लिए। कहते हैं ना, एक बेटी पढ़ती है तो 2 घर सुधरते हैं, एक बेटा पढ़ता है तो एक घर में सुधार आता है, बेटी अगर पढ़ती है तो 2 घरों में सुधार आता है। ये आर्य समाज की टैगलाइन है। विद्यासागर इन कलकत्ता, विद्यासागर जी की तस्वीर आप देख लो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम है। उन्होंने और दूसरे और रिफॉर्मर्स से कलकत्ता और मुंबई में उन्होंने स्कूल्स लड़कियों के लिए खोले। When the first school was opened in the mid 19th century, 1850 के आसपास जब पहला स्कूल खोला गया तो लोग बड़े डरे। भाई स्कूल खोलने से कौन डरता है? वो कंजर्वेटिव लोग जो ये समझते हैं कि लड़कियां अगर बाहर निकलेंगी तो वो खराब हो जाएंगी या वो घर के काम नहीं करेंगी, वो जो उनकी आगे ससुराल में जाके काम करना है वो नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये भय, और ये भय क्या है?
ये फोबिया है, मतलब काल्पनिक फंटेसी है, भय नहीं है, ये झूठ मूठ का बनाया हुआ भ्रम है। दे फियर दैट, क्योंकि एक मजबूत माँ अपने मजबूत बच्चों को जन्म देती है, एक शिक्षित माँ अपने बच्चों को शिक्षित कर सकती है, एक सेल्फ डिपेंडेंट माँ अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनने की शिक्षा दे सकती है। एक डरपोक माँ का बच्चा डरपोक होता है, एक अनएजुकेटेड माँ का बच्चा मुश्किल से ही पढ़ा लिखा बन सकता है। मतलब एक बड़ी भूमिका होती है, माँ तो पहला टीचर होता है ना। लेकिन उस समय के समाज में ये धारणा फैली हुई थी कि लड़कियां अगर बाहर जाती हैं तो वो घर की जो डोमेस्टिक ड्यूटी हैं वो नहीं करेंगी। मोर ओवर गर्ल्स हैड टू ट्रैवल थ्रू पब्लिक प्लेसेज इन ऑर्डर टू रीच स्कूल, और इसके बाद वो पब्लिक प्लेसेस से जाएंगी, बस स्टैंड जाएंगी, रेलवे स्टेशन जाएंगी। तो मैनी पीपल फेल्ट दैट दिस वुड हैव ए करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन दैम, उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, वो बिगड़ जाएंगी। मतलब इस तरह की धारणा आज भी है। लेकिन एजुकेशन किसी को बिगाड़ती नहीं है, एजुकेशन जीवन संवार देती है। ये मतलब पता नहीं कहाँ के भ्रम इस सोसाइटी में पले हुए हैं। दिस फेल्ट दैट, और ये भी है अगर समाज का कि 50% अगर पॉपुलेशन आपकी इस तरह की है, आपकी धारणा गलत है उनके प्रति, तो देश का 50% ही विकास हो सकता है, उस फैमिली का 50% ही विकास हो सकता है, 100 नहीं हो सकता। दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम द पब्लिक स्पेस, उनको लगता था कि लड़कियों को पब्लिक प्लेस मतलब जो आम जहाँ जाते हैं लोग उनसे अलग रहना चाहिए। जैसे आज पॉलिटिक्स से अलग रखा जाता है उनको, या जो आदमियों की पंचायत वगैरह होती है वहाँ लेडीज, मतलब हर चीज़ जहाँ लड़कियाँ को लगता है कि नहीं ये पब्लिक प्लेस है, वहाँ नहीं, घर में ही रहे लड़की, ज़्यादा अच्छी बात है। Therefore, throughout the 19th century, most educated women were taught at home by liberal fathers or husbands. और कई बार क्या होता है था, गर्ल्स तभी एजुकेटेड की जाती थी जब उसके हस्बैंड या फादर पढ़ाने के लिए तैयार होते, और कई बार तो उनके घर में ही बंदोबस्त कर दिया जाता कि वे घर में ही पढ़ लेंगी। Sometimes women taught themselves. Do you remember what you read about राज सुंदरी देवी इन योर बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ लास्ट ईयर? एक राज सुंदरी का उदाहरण आता है कि किस तरह से वो रात को पढ़ती है, उसे बड़ा डर लगा रहता है कि कहीं उसको घर वालों को पता नहीं चल जाए कि वो पढ़ रही है। ठीक है, शी वाज वन ऑफ द दोज हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ द कैंडल्स एट नाइट। किस तरह से वो रात को जब सब सो जाते तब वो पढ़ती थी। ठीक है, ये एक स्टूडेंट ऑफ हिंदू महिला विद्यालय 1875 में, वैन गर्ल स्कूल वेंट, पहला स्कूल जो है वो 1875 में महिला विद्यालय मतलब कॉलेज खुला था 1875 में। इन द लेटर पार्ट ऑफ द कंट्री सेंचुरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय आर्य समाज इन पंजाब हरियाणा में आर्य समाज ने स्कूल खोले लड़कियों के लिए। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने स्कूल खोले, उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, सावित्री बाई फुले नाम था, वो पहली टीचर बनी थी और बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। इन अरिस्टोक्रेट मुस्लिम्स, देखो हिंदू में नहीं, मुस्लिम समाज में भी इसी तरह, मुस्लिम समाज तो शायद हिंदू समाज से भी कंजर्वेटिव था। नॉर्थ इंडिया में वो कुरान पढ़ा देते, अरेबिक में कुरान की जो आयतें होती हैं वो पढ़ लेती, बट आम जो पढ़ाई होती वो नहीं होती। दे वर टॉट बाई वुमेन हु कम होम टू टीच, और जो बाहर नहीं भेजा जाता उन्हें घर में ही पढ़ाने के लिए औरत आती, वो कुरान की आयतें उन्हें पढ़ा देते। सम रिफॉर्मर सेड द मुमताज अली रेन प्रिंटेड वर्सेस फ्रॉम द कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेन एजुकेशन, और एक मुमताज अली नाम की रिफॉर्मर्स थी मुस्लिम्स में, उन्होंने कुरान को इंटरप्रेट करके बताया समाज को कि इस्लाम परमिशन देता है एजुकेशन की, वुमेन्स एजुकेशन के लिए परमिशन देता है इस्लाम। द फर्स्ट उर्दू नॉवल बिगेन टू रिटन फ्रॉम द लेट 19th century. Amongst the other thing, these were meant to encourage women to read about religious and domestic management in a language that could be understood. इसके साथ साथ धार्मिक किताबें तो वो पढ़ी रही थी, डोमेस्टिक मैनेजमेंट कैसे की जाए, घर को सजाया कैसे जाए, इस तरह की लैंग्वेज
कि सिलाई कढ़ाई बुनाई उसको आसान लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था। ये क्या है, व्हेन गर्ल, ये जो पिक्चर है ये हिंदू कॉलेज की, ये देखो अंग्रेज टीचर बैठी हुई है, वहाँ की जो फर्स्ट वुमेन बैच था उसका फोटो है ये, ठीक है। इस तरह की ये हिंदू महिला विद्यालय was one of the first institution to provide girls with the kind of learning that was usual for boy at time। देखो पहले क्या होता था 19th सेंचुरी में, बॉयज और गर्ल्स के सिलेबस अलग अलग बनाए दिए जाते थे, ठीक है। लड़कियों की टेक्सेस बुक्स अलग तरह की होती थी, लड़कों की अलग होती थी। लेकिन हिंदू महिला विद्यालय जो 1875 में बना था, वो एक पहली इंस्टीट्यूशन थी जो लड़कियों को लड़कों के समान टैक्स प्रोवाइड कर रही थी, मतलब सिलेबस प्रोवाइड कर रही थी। वही लड़कों का था और वही लड़कियों का सिलेबस था। वुमेन राइट अबाउट वुमेन्स, अब क्या था, कुछ औरतें पढ़ गई, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस लिखे कि किस तरह उन्होंने संघर्ष किया, समाज उन्हें किस तरह से रोकता है, तो वो लिखना शुरू हुआ। उनकी कहानी दूसरी औरतों ने पढ़ी और इस तरह से जागृति आई। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी मुस्लिम वुमेन लाइक द बेगम ऑफ भोपाल प्लेड ए, ये बेगम ऑफ भोपाल जो है वो बनारस यूनिवर्सिटी की शायद पहली चांसलर थी। उन्होंने भी गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दे फाउंड ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ये फर्स्ट चांसलर भी बनी थी, जो भोपाल की बेगम थी। उनके अनदर रिमार्केबल वुमेन बेगम रुकैया थी। बेगम, इसका पूरा नाम था बेगम रुकैया शेखावत हुसैन। उसने भी मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना और कलकत्ता में स्कूल खोले। सी वाज ए फियरलेस क्रिटिक ऑफ कंजर्वेटिव आइडिया, और मुस्लिम धर्म के नाम पर जो औरतों को पर्दे में रखा जाता है या उन्हें एजुकेशन नहीं दी जाती या उनके ऊपर और टॉर्चर होते हैं, उन्होंने निडरता से उन रूढ़िवादी आइडियाज पर अपने विचार रखे खुल के। आर्गुइंग दैट रिलीजियस लीडर ऑफ एवरी फेथ अकॉर्डिंग एन इंफीरियर प्लेस वुमेन। क्यों उस टाइम देखो वुमेन्स और दलितों को अपनी स्थिति समाज में ये बतानी पड़ी कि भाई हम भी आपके बराबर हैं, नहीं तो किसी को बतानी नहीं पड़ती, जो भगवान की बनाई चीजें सब बराबर हैं। बट क्यों, क्योंकि जो रिलीजियस लीडर बने बैठे थे, धर्म के ठेकेदार जिन्हें बोलते, चाहे वो किसी भी धर्म में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी में भी हो, वो हमेशा औरतों को इंफीरियर प्लेस देते थे कि ये तो दूसरे दर्जे का प्राणी है, पहले दर्जे का प्राणी पुरुष है। ये तो बायोलॉजिकल डिफरेंस है कि पुरुष को अपनी शक्तियां दी है, महिलाओं को अपनी शक्तियां दी है, ठीक है। और वो किस मात्रा में कमजोर कर रहे हैं, हम ये भी नहीं कह सकते आज के युग में कि पुरुष कमजोर है महिलाओं से, ऐसी बात नहीं है, वो अपने काम करते हैं। तो इस मामले में महिलाएं क्यों कमजोर है पुरुषों से, ये बात समझ से परे है। By the 1880 Indian women began to enter universities, some of them trained to doctors, some become teachers. Many women began to write and publish their critical view on the place of women in society. ताराबाई शिंदे, women educated at home of Pune, published book, उसका था स्त्री पुरुष तुलना, a comparison between women and men, criticizing the social differences between men and women. अब क्या है, यूनिवर्सिटी खुली, स्कूल खुले तो औरतें पढ़ने लिखने लगी। वो भी औरतें भी वही थी जो बड़े बड़े घरों की थी, उनमें से, और वो किताबें लिखने लगी। उन्होंने वुमेन के खिलाफ जो हो रहे अत्याचार उनके खिलाफ लिखा। ताराबाई शिंदे एक पढ़ी लिखी औरत थी, उन्होंने एक किताब लिखी थी, पूना की थी, स्त्री पुरुष तुलना, और उसने जो समाज में डिफरेंसेस होते हैं लेकर वो वुमेन्स को उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। एक थी पंडिता रमाबाई, भाई ये पंडिता इसलिए नहीं थी कि ये पंडित थी, ये इसलिए थी क्योंकि इन्होंने संस्कृत की पढ़ाई पढ़ी थी। ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, संस्कृत की महान स्कॉलर, संस्कृत इन्होंने पढ़ी थी इसलिए इसको पंडिता कहा गया। फेल्ट दैट हिंदुइज्म वाज ऑप्रेसिव टुवर्ड वुमेन, कि हिंदू धर्म औरतों पर अत्याचार करता है, दमन करता है। एंड रोट ए बुक, वैसे धर्म कोई भी
धर्म कोई भी किसी भी जीव पे, औरत हो या पुरुष हो, किसी पर भी इजाजत नहीं देता अत्याचार का। ये तो दो धर्म के नाम पर लोग बैठे हुए ना, ये आडंबर फैलाते हैं कि धर्म में ये लिखा हुआ। किसी भी धर्म में किसी भी प्राणी पे अत्याचार नहीं लिखा हुआ है, अलाउड नहीं करता कोई भी धर्म। धर्म तो बल्कि मानवता की सेवा, मानवता की गरिमा, मानवता की प्रगति में विश्वास करता है, न कि किसी को दबाने में, किसी को डिस्क्रिमिनेट करने में धर्म विश्वास नहीं करता। अगर ऐसा करता है तो वो धर्म ही नहीं है। शी फाउंडेड ए विडो होम। ये हम किसके बारे में, पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ रहे थे। उन्होंने एक विधवा घर खोला पूना में, ताकि जो विधवाएं जिन्हें वृंदावन छोड़ आते थे उनके घर वाले या जला देते थे हस्बैंड के साथ, अगर वो बच गई तो वो बहुत बैड कंडीशन में रहती थी, उनके लिए घर प्रोवाइड करे। हेयर वोमेन वर ट्रेंड सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्व्स इकोनॉमिकली। और उन्हें काम धंधा सिखाया जाता ताकि वो अपने आप को सपोर्ट कर सके। नीडलेस टू से ऑल दिस मोर देन अलार्म टू ऑर्थोडॉक्स। और ये बात भी नहीं है कि फिर जो ऑर्थोडॉक्स थे, जो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते थे, वो इसका विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने विरोध किया इस चीज़ का, और उन्होंने भी इसके काउंटर में संस्थाएं खोली कि हमारा धर्म खतरे में है, इस तरह से जो धार्मिक कस्टम्स हैं उनके विरोध में भड़काया जा रहा है, औरतों को भड़काया जा रहा है। तो इस तरह से इनका विरोध भी शुरू हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी